नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज जो है एक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश को लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ज्ञानवर्धक है और उनके लिए जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें, जो कि साहित्य का हिंदी साहित्य के जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते वक्त उसके बारे में वर्णन तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। हम उनको कुछ बिंदुओं के आधार पर बांट करके आसानी से समझ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं कैसे कैसे हुआ। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को किन बिंदुओं में बांटा गया है। इतिहास की परिभाषा, सबसे पहले हमको देखना होगा कि इतिहास की परिभाषा होती क्या है। हमें सामान्य परिभाषा ही पढ़नी होगी, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं, हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। इतिहास के बारे में क्या है, सामान्यतः ये कह सकते हैं कि जो अतीत की जो घटनाएं हुई हैं उनका जो वर्णन हमें मिलता है। एक काल क्रमानुसार वर्णन जब हमें सामने लाया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि यह इतिहास है, जिसका संबंध आज से होता है। कोई घटना कब घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका प्रभाव क्या हुआ, वह आज किस हिसाब से प्रभावित कर रही है। वैसे ही हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जब हम हिंदी में घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन करते हैं, चाहे वो घटनाएं हो या कवि लेखक हों, जब उनका काल क्रमानुसार वर्णन करते हैं तब उसे हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन आता है, विद्वानों के विचार क्या हैं, इतिहास के संबंध में विद्वानों के विचार क्या हैं। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों के विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों ने भी अपने विचार रखे हैं। चाहे रामचंद्र शुक्ल हुए, गणपति चंद्र गुप्त हुए, राम कुमार वर्मा हुए, आदि उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। तो आइए देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों के विचार पहले क्या है। हेरोडोटस ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने इतिहास के 4 लक्षणों की बात करी है। ये अगर ये हैं तो हम उसे इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं। इतिहास जो है निष्कर्षात्मक होता है, उसके तथ्य जो है एक निष्कर्ष देते हैं, और जब निष्कर्ष निकलते हैं, तथ्यात्मकता सामने आती है, वस्तुनिष्ठता आ जाती है, तब हम उसे वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो दूसरा जो इसका लक्षण आ जाता है इतिहास का, वह है वैज्ञानिकता। चूंकि यह मानव जाति से संबंधित है, तो तीसरी विशेषता इसकी हो जाती है मानविकी। और चौथी विशेषता जो महत्वपूर्ण विशेषता है, हम अतीत की घटनाओं के आधार पर भविष्य को देखते हैं, भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास ऐसा होना चाहिए, उसका विवरण ऐसा होना चाहिए जो हमें भविष्य की आभा दिखलाए। तो दोस्तों तीसरा जो, अच्छा इसके साथ और हम बात कर लेते हैं और विद्वान कौन कौन से हैं। हीगल की बात कर लेते हैं, एचकार की बात कर लेते हैं। इनका भी ये मानना है कि इतिहास जो है कार्य कारण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अगर हम एक कीवर्ड की बात करें, कहते एक ट्रिक की बात करें,
हमको याद करने के लिए, तो हो जाएगा कार्य कारण। अगर कार्य कारण की जो बात आ जाती है तो हम आराम से हीगल और कार्य के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है विको और कॉलिंगवुड का नाम। विको ने कहा है कि इतिहास का संबंध न वर्तमान से होता है और न अतीत से होता है, बल्कि मनुष्य जो है इसका निर्माता स्वयं है। वह चाहे जिस युग में रहे उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां समान रहती हैं। अब इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल जी की जो बात है कि तत्कालीन परिस्थितियां, उनके संदर्भ में इतिहास रचना की जानी चाहिए, जो कि विद्वान तेन भी बताते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा उसे विरोधाभासी लगता है। तो विको और कॉलिंगवुड दोनों ने अतीत के बारे में वर्णन किया। अगर यहाँ पे कीवर्ड की बात करें तो अतीत की घटनाओं की बात हो रही है। हम आराम से विको और कॉलिंगवुड समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंच विद्वान तेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है तेन का। ये जब हम प्रमुख ग्रंथों की बात करेंगे तो उस वक्त भी आपको इनका नाम हम बताएंगे, पद्धतियां जो आएंगी उनमें भी इनका नाम आएगा। तो इन्होंने जो विचार दिया है इतिहास के बारे में, तो इनका जो मानना है कि इतिहास लिखते वक्त हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होता है: जाति, क्षण विशेष और परिस्थितियां। वह कौन कौन सी परिस्थितियां रही हैं, इन तीनों के आधार पर हम इतिहास ग्रंथ की रचना करते हैं। और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तेन के इस विचार का विरोध जो है, असहमति कह लीजिए, इसे असहमति प्रकट की हडसन जी ने, वह इनके विचारों से सहमत नहीं है। तो ये है। इसके बाद आते हैं तो साहित्य लेखन की पद्धतियों पर। साहित्य लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? 4 पद्धतियां हैं। वह कौन कौन सी हैं? पहला है वर्णानुक्रम, दूसरा है कालानुक्रम, तीसरा है वैज्ञानिक और चौथा है विधेयवादी। देखिए इन सब में होता क्या क्या है। वर्णानुक्रम में जब हम वर्णानुक्रम की बात करते हैं तो वर्णानुक्रम के तहत हम वर्णों के आधार पर, अर्थात जो हमारी लिपि है उसमें जो वर्ण है क ख ग घ घ, ये सारे वर्ण हैं, इनके क्रम के अनुसार हम लेखकों या कवियों का एक परिचय प्रस्तुत करते हैं, क्रमानुसार उनका वर्णन करते हैं। तो जो हिंदी साहित्य की जो पहले 2 इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, गारसा दत्तासी द्वारा इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा की, और दूसरा जो आता है सीसिंग सरोज, जो सीसिंग सिंगर का है। इन दोनों ने इसी आधार पर अपने ग्रंथों की रचना करी थी। करीब करीब गारसा दत्तासी के ग्रंथ में भी लगभग 1000 कवियों की रचना मिलती है, उल्लेख मिलता है रचना के साथ, और श्री सिंह सरोज में भी 1000 कवियों की विवरण प्राप्त होती है। दूसरा आता है पद्धतियों में कालानुक्रमी, कालानुक्रम या कालानुक्रमी, अर्थात कवि और लेखक किस काल में कैसे कैसे आए, एक सीरियल से, एक क्रमवार उनके जन्म को लेकर के जब हम बात करते हैं तो वह कालानुक्रम आता है। तो ये भी बहुत उपयुक्त नहीं मानी सकती। इसका सबसे बड़ा दोष हम आपको एक उदाहरण द्वारा बता देते हैं। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, केशवदास
रीतिकाल के कवि हैं। लेकिन जब हम कालानुक्रम के हिसाब से बात करेंगे तो कबीर का वर्णन भी मिलेगा और हमें उसी के साथ केशव दास का भी वर्णन मिलेगा। तो आप इसकी कमी को समझ गए होंगे। तो इस कालानुक्रम के आधार पर दो ग्रंथ मिलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। हालांकि इसमें बहुत ही मायनूट सा एक अंतर है जो हम याद करते वक्त इसको भूल जाते हैं। वह अंतर क्या है? जब हम कालानुक्रम इतिहास की बात करते हैं तो उस कालानुक्रम इतिहास में हम दो किताबों की बात करते हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की और दूसरा मिश्र बंधु विनोद की। लेकिन जब हम काल विभाजन की बात करते हैं कि काल विभाजन कब हुआ, किसके ग्रंथ में मिलता है, तो वह मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद के बारे में भी डिटेल हम उनके ग्रंथों के बारे में जब इतिहास ग्रंथों के बारे में बात करेंगे उस वक्त बताएंगे। तो ये हो गई कालानुक्रम रूप से इतिहास ग्रंथ लिखा जाना। फिर तीसरा आता है वैज्ञानिक। इसमें पूर्ण रूप से तटस्थ रह करके तथ्य संकलन किया जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत वही कमियां या इसमें मिल जाती हैं जो हमें कालानुक्रम पद्धति में मिलती हैं, इसलिए इस आधार पर भी बहुत सारी किताबें नहीं लिखी गई। जो चौथा है विधेयवादी संस्कृति का, विधेयवादी पद्धति का, तो उस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मिलता है। और वो विधेयवादी जो पद्धति वह क्या कहती है? अभी हमने आपको एक नाम बताया था, तेन, जो फ्रेंच विद्वान है तेन, इस पद्धति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इसके संबंध में जो कहा है हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। इतिहास लिखते वक्त इन्होंने 3 बातों का जिक्र किया है: जाति, परिस्थिति और क्षण विशेष। इस आधार पर हमें इतिहास ग्रंथ की रचना करनी चाहिए और वही उसी विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में अपनाया है। उसके बाद आता है प्रमुख ग्रंथ। हिंदी इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अगर उसकी बात करें तो ये बहुत इतने सारे ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ मिलेंगे आपको। जो अधिकांशतम महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लेकर के आपको आए हैं। तो जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा करेंगे तो उसमें यह डिटेल चीजें बताएंगे। उसके बाद आता है इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर में 5वां जो चीज है वह काल विभाजन। एक काल विभाजन क्या है? अभी हमने बात की कि बहुत सारे जो इतिहास ग्रंथ के काल क्रमानुसार वर्णन होते हैं, ठीक, लेकिन यहां पर जो है काल विभाजन वह अलग है। अलग किस हिसाब से? यहां पर हिंदी साहित्य के ही इतिहास को पूरा कई चरणों में बांटा गया है। कवियों की जन्म और उससे कोई रचना से उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हिंदी साहित्य की काल विभाजन की बात हो रही है। तो हम उसके बारे में जब काल विभाजन पर चर्चा करेंगे उसी समय हम आपको सारे डिवीजन जो है वह एक ग्राफ के अनुसार बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। उसको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।